हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो हमारी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो आपका यूपीएसआई जो है, ठीक है, उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है और तो उसमें जो आपके सवाल बन सकते हैं प्रीवियस ईयर के आधार पर। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर को देखेंगे और फिर हम लोग इसको प्रैक्टिस या अन्य चीज़ें भी उस पर काम करने वाले हैं। तो अभी हमारा जो ये वीडियो होगा वो उसमें जो क्वेश्चन होंगे 1991 से 2021 तक के जो भी सवाल पूछे गए भूगोल से संबंधित, वो सारा यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो जो है वो आपकी ये क्या है, आपका 6 नंबर का है, यानी छठा ये भाग है। बाकी इससे पहले 5 भाग आपके पास पहुँच चुके हैं और अगर आपने वॉच नहीं किया तो पहले उसे वॉच करें, फिर आपको यहाँ पर आना चाहिए, इसको देखना चाहिए। और क्योंकि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है, लिखा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को डैश डैश कहा जाता है। तो ये बात तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है, कि इसे हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं भाई? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत में ये इसका क्या मान है, तो राष्ट्रीय स्तर पर, तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय जन घनत्व क्या है, जन घनत्व क्या है, तो आप बताएंगे कि ये डाटा होगा 382 व्यक्ति, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इतना डाटा होगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर पर, कि यानी कि पूरे भारत में जितना क्षेत्रफल है उसमें से अगर प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया देखा जाए तो 382 लोग रहते हैं। तो सबसे अधिक कहाँ पे है? बिहार में। सबसे कम कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या ये बता सकते हैं यूपी में भी क्या? हाँ, तो यूपी में देखो, यूपी में ये कितना है, तो 829। ठीक है, यूपी में कितना है? 829। अब देखिए, जनसांख्यिकी या संक्रमण मॉडल के अंतिम चरण की विशेषता क्या है? अंतिम चरण की विशेषता क्या है? तो देखो, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल के कितने 4 चरण होते हैं। जो अंतिम है वो है कि कम जन्म दर और कम मृत्यु दर। ये तो चौथा क्या है? ये चौथा स्टेज है। किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन, मतलब कि लद्दाख यानी भारत का वो हिस्सा जो चीन ने कब्जा कर लिया है, वर्तमान में तो चीन के कब्जे में है। ठीक है, तो किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है? मैकडोनाल्ड सीमा रेखा, मैकमोहन सीमा रेखा, जॉनसन सीमा रेखा, रेड क्लिफ सीमा रेखा। तो देखिए, जो एक ब्रिटिश भू सर्वेक्षक थे जिनका नाम था जॉनसन, इन्होंने बताया, हालांकि डाटा कब का है, तो 1860। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि वर्तमान समय में जो लद्दाख का वो हिस्सा जो चीन के कब्जे में है वो असल में भारत का हिस्सा है। ठीक, तो ये हमारे पास एक प्रूफ भी है कि भाई कि जो जॉनसन सीमा रेखा है, इन्होंने ये बताया कि जो अक्साई चीन है वो भारत का हिस्सा है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, जॉनसन सीमा रेखा ये बताता है कि जो अक्साई चीन है, लद्दाख का वो हिस्सा जहां पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और चीन ने कब्जा कर रखा है, वो भारत का हिस्सा है। किस जीवाश्म ईंधन को ब्रीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है? देखो कितना अच्छा सवाल है, आपको ये नॉर्मली तो नहीं मिलेगा किसी बुक में, चाहे ये क्वेश्चन चाहे इससे पहले वाले क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है कि किस जीवाश्म ईंधन को ब्रीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, जलाऊ लकड़ी, प्राकृतिक गैस। तो इसे हम लोग कहते हैं भाई, जो आपका कोयला है, ठीक है, कोयला, कोयला को कहते हैं बरीड सनसाइन, या हिंदी में कहें तो इसको दफन धूप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दफन धूप भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दफन धूप भी कहते हैं। ठीक है, दफन धूप भी कहते हैं। हवा में आर्द्रता को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो हवा में नमी होती है, हवा में जो नमी होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्द्रता ही तो कहेंगे। ठीक है, तो हवा में जो आर्द्रता है उसे आर्द्रता ही हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता ही कहते हैं, यानी ह्यूमिडिटी ही हम लोग कहते हैं। कौन से वन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाट,
शंकुधारी वन, शीतोष्ण घास के मैदान या अमेजन वर्षा वन। ठीक है, तो जो पृथ्वी के जो फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं, तो अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। कहां पे ये है, तो कहेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है ये। ठीक, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। खासकर इसका जो विस्तार है वो अधिकतम ब्राजील के क्षेत्र में है, लेकिन ब्राजील के अलावा भी देखेंगे अन्य देशों में भी इसका विस्तार है। तो अमेजन वर्षा वन कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, और इस वर्षा वन से अमेजन नदी भी तो निकलती है या प्रवाहित होती है, जो कि दुनिया की सबसे चौड़ी ये नदी है अमेजन। ठीक है, तो अमेजन वर्षा वन कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि बहुत ही संख्या, पेड़ की बहुत संख्या है और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और अभी रिपोर्ट भी आई थी कि भाई किस कहाँ के वन जो हैं उनकी आकार में परिवर्तन हो रहा है CO2 ज्यादा एब्जॉर्ब करने के कारण। तो वो अमेजन जो वर्षा वन है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं इनको CO2 की मात्रा ज्यादा मिल रही है और इससे क्या हो रहे हैं, इनकी ग्रोथ, यानी कि ये लंबे पेड़ होते जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो अमेजन वर्षा वन। ठीक है, बाकी पृथ्वी के गुर्दा किसे कहते हैं, तो आर्द्र जो भूमियां होती हैं उसे कहते हैं पृथ्वी के गुर्दे। किसे कहते हैं, तो जो आपकी आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमियां, उन्हें कहते हैं ये चीज। पृथ्वी के गुर्दे किसे कहते हैं, तो आर्द्र भूमियां जो है ना, आर्द्र भूमियों को, ठीक है, कहते हैं हम लोग। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तिलहन का एक उदाहरण है। तिलहन मतलब ऐसी फसल जिससे क्या हो, तेल प्राप्त हो। तो इन चार में देखिए, ज्वार, बाजरा, मसूर या तिल। तो हमें लग रहा है तो इसमें ही ऑप्शन जो सही होना चाहिए क्या, वो तिल। क्या है, तिल। ठीक, मसूर क्या है, ये तो चलो ठीक है, दाल है। बाकी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके मोटे अनाज हैं। क्या है, मोटे अनाज हैं, जो जिसको श्री अन्न भी कहते हैं। हाँ, मिलेट्स, क्या बोलेंगे, मिलेट्स नहीं, मिलेट्स। तो ये मोटे अनाजों को मिलेट्स कहते हैं, जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो इसमें तो आपका प्रथम ही स्थान है नहीं। तो अगर आज दालों के उत्पादन में, ठीक है, प्रथम स्थान किस किस में चीज में अगर है, दालों की बात करें तो देखो, दालों के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, दालों के आयात में, दालों के उपभोग में, इन सब में क्या है, भारत प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है दक्षिण भारतीय भाषाओं में से, अच्छा ध्यान से पढ़ना है, देखो, दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या के संदर्भ में सबसे अधिक है। यानी कि साउथ इंडिया में कौन सी वे लैंग्वेज है, साउथ इंडिया में कौन सी वे लैंग्वेज है जो भारतीय भाषा बोलने में, ठीक है, उसकी कुल जनसंख्या के संबंध में सबसे अधिक है। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु या तमिल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा है साउथ इंडिया में। कहाँ पे है, साउथ इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, तो कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में, है ना, यहाँ पर। मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरल में। कहाँ पर, केरल में। तेलुगु कहाँ बोला जाता है बताओ, तो कहेंगे आंध्र प्रदेश। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा तेलंगाना। कहाँ पर, तेलंगाना। और तमिल कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो संख्या किसकी ज्यादा होगी यहाँ पे, तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, दो स्टेटों में बोला जाता है ना ये। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। देखो यहाँ पे लिखा है ट्रेडिशनल
एनर्जी रिसोर्सेस, यानी कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई स्रोत जो हम पुराने समय से उसको कंटिन्यू अभी तक लेके आ रहे हैं, है नहीं, यानी पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा है, तो वो फिर आपका वो गैर परंपरागत हो जाएगा। जैसे कोई जो नई टेक्नोलॉजी से एनर्जी हम लोग बनाते हैं जो पहले नहीं था अब है, तो वो गैर परंपरागत होगा। तो देखो यहाँ से 4 ऑप्शनों में पेट्रोलियम उत्पाद, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो भाई पेट्रोल का हम लोग उपयोग तो बहुत पहले समय से कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। बाकी ये जो तीनों हैं ये तो नई टेक्नोलॉजी, यानी इनसे ऊर्जा प्राप्त करना हमने बाद में सीखा है, तो ये गैर परंपरागत। क्या है ये? गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? ये स्रोत है, ठीक, ऊर्जा के ये स्रोत है, ठीक। चलो अगर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धान्य का उदाहरण है, ठीक है। धान्य, धान्य का मतलब ऐसा समझो आप कि कुल मिला के ये कह रहा है अनाज, ठीक है, क्या है? अनाज की ये बात कर रहा है। तो देखो, तो धान्य का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कौन सा? आपका गेहूं। कौन सा हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा, ठीक है। अब जो सोयाबीन की हम लोग बात करते हैं, तो सोयाबीन ऐसा पदार्थ है जिसमें ऐसा मतलब ये फली है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में आपका प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है, सोयाबीन में। और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा, ठीक है। तो अब सोयाबीन जो है इसकी फली भी बनती है और साथ साथ में इससे ऑयल भी बनता है, ठीक है, ऑयल भी बनता है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली ऐसा एक क्या है, तिलहनी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है। परसेंटेज की बात करें जैसे सरसों या अन्य चीज़ें हो गई उसमें तेल की मात्रा कम होती है, लेकिन मूंगफली में क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? असम, सिक्किम, केरल और गोवा। तो भाई सबसे कम की बात कर रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। तो सिक्किम, ये चीज ध्यान रखेंगे कि सिक्किम की राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा यहाँ की क्या है? तो यहाँ की राजकीय भाषा क्या है? नेपाली। और राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा। क्या है? लाल पांडा। बाकी कंचनजंगा यहीं पे है। बाकी सिक्किम में ही चिलामू झील है, यहीं से तीस्ता नदी निकलती है और जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे जो गंगटोक जो इसकी राजधानी है वो तीस्ता नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। बाकी अगर हम गोवा की बात करें तो ये क्षेत्रफल में ये क्या है? सबसे छोटा है। क्षेत्रफल में क्या है? सबसे छोटा है। ये क्या है? क्षेत्रफल में भाई ये सबसे छोटा है गोवा, ठीक है। और गोवा की राजकीय भाषा क्या है? ठीक है, यहाँ पे कौन सी भाषा चलती है? तो कहेंगे यहाँ भाषा चलती है कोंकणी। क्या चलती है? कोंकणी भाषा यहाँ चलती है, ठीक है। क्या चलती है भाई? कोंकणी भाषा चलती है। सिक्किम में आप देखेंगे तो वहाँ पे जनसंख्या 2011 के अनुसार देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं, 40 लाख से भी क्या है? कम है। क्या है? 40 लाख से भी कम है। तो क्षेत्रफल में ये सबसे छोटा है गोवा, है, और जनसंख्या में सिक्किम है। उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, 5 झीलें हैं उत्तर अमेरिका में, तो कह रहा है सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखो मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो सुपीरियर झील है। और ये जो सुपीरियर झील है ये कनाडा और अमेरिका के सीमा पे है, ठीक है, लेकिन अधिकतम हिस्सा अमेरिका में ही आता है, ठीक। अब ये जो अमेरिका की 5 महान झीलें हैं, ये 5 महान झीलें कौन सी हैं? ये देखा ना, 5 महान झीलों। तो इसमें एक आप ट्रिक याद रखेंगे इस तरीके से, होम्स। क्या याद रखेंगे? होम्स ऐसे याद रखेंगे। तो होम्स क्या हो जाएगा? ह्यूरॉन, कौन सी झील होगी आपकी?
ह्यूरॉन झील, ठीक, ह्यूरॉन झील हो गई। ओ से ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो झील। एम से हो गया मिशिगन, मिशिगन झील। ई से हो गया इरी झील, इरी। और एस से हो गया सुपीरियर, सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील बहुत ही मतलब सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो अमेरिका में है और कनाडा की सीमा पे है। लेकिन इन पांचों झीलें में जो मिशिगन झील है, ठीक है, ये पूर्णतः कहाँ स्थित है? यूएसए में, अमेरिका में है। बाकी जो चार झीलें हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये पांच महान झीलें मानी जाती हैं। ये पांच महान झीलें हैं कौन? ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है? ठीक है, तरल सोना किसे कहते हैं? कोयला को, पेट्रोलियम को, परमाणु ऊर्जा को, प्राकृतिक गैस को। तो तरल सोना, तो इसमें तरल सोना क्या है? ये है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम, ठीक है। एक आपने सुना होगा मिशन, आई थिंक ये हाइड्रोजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद से ही है। कोयला को तो हम लोग क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। क्या बोलते हैं? काला सोना कहते हैं। क्या बोलते हैं? काला सोना कहते हैं, ठीक है। बाकी सफेद सोने की बात करते हैं। सफेद सोना किसे कहते हैं? तो अगर आ जाए सफेद सोना, सफेद सोना किसे कहते हैं? तो आपका हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास। और गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर यानी कि स्वर्णिम रेशा किसे कहेंगे? तो ये कहते हैं जूट को। क्या बोलते हैं? जूट को कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसे? जूट को कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? तरल सोना कहते हैं, ठीक है। और झूठा सोना किससे कहते हैं? अगर सवाल आ जाए आपसे, झूठा सोना ये किससे कहेंगे? तो जो आयरन पायराइड्स होता है, आयरन पायराइड्स, इसे कहते हैं झूठा सोना की भी संज्ञा देते हैं, ठीक है। झूठा सोना भी कहते हैं। आगे जाओ, अगला है वायुमंडल की सबसे बाह्य परत कौन सी है? तो आपने तो पढ़ा ही है कि वायुमंडल की सबसे बाह्य परत, क्योंकि हमने पृथ्वी के ऊपर 5 लेयरें हैं और सबसे बाहर वाले में कौन सा होगा? तो बहिर्मंडल होगा। कौन सा होगा? बहिर्मंडल। अब देखो यहाँ बाह्य लिखा है, ठीक है, जबकि कहा क्या जाता है? बहिर्मंडल कहा जाता है, यानी कि एक्सो स्फेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्सो स्फेयर, ठीक है ना, एक्सो स्फेयर, ठीक। तो ये बहिर्मंडल हो गया। फिर इसके बाद में स्पेस आ जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर कितनी लेयर है? यानी ये पृथ्वी है, यानी अर्थ है, इसके ऊपर कितनी लेयरें हैं? तो 5 लेयरें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। ये है बहिर्मंडल। तो 5 हैं लेयर है, ठीक है। तो सबसे बाह्य वाले में कौन है? तो यही है आपका कौन सा? तो बहिर्मंडल, ये सबसे बाहर वाले हिस्से में है, ठीक है। और सबसे नीचे वाले में कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। फिर कौन है? समताप मंडल। फिर कौन सा है? मध्य मंडल। और फिर कौन सा है? आयन मंडल। तो सबसे बाहर वाला कौन सा हो गया? बहिर्मंडल। इसके बाद में, बहिर्मंडल के बाद में ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष आ जाएगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष किस मंडल के बाद आता है? तो बहिर्मंडल के बाद अंतरिक्ष आ जाता है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली लेयर कौन सी है? क्षोभ मंडल की लेयर है, सबसे नजदीक वाली। अगला देखिए, शिशु मृत्यु दर को प्रत्येक डैश डैश के लिए मृत शिशु की संख्या के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो 1000 जीवित जन्मों पर, ठीक है, निकाला जाता है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। यानी 1000 बच्चों ने क्या लिया? जन्म लिया। उसमें से अगर जो 10 बच्चे के निधन हो गया तो हम निकाल सकते हैं हाँ कि शिशु मृत्यु दर
क्या है, ठीक है, क्या है। अब लिखा है कि CRZ, CRZ का अर्थ क्या है, तो इसका है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन। क्या होता है भाई, ये होता है कोस्टल रेगुलेशन जोन, इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है, ये क्या आपका फुल फॉर्म है। अगला है राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल, NICRA डैश डैश की एक पहल है। ये किसने शुरू किया था, ये ICR ने शुरू किया था। किसने किया था, ICAR, इसने शुरू किया था, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, जो कि अभी दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ईसाइयों का परसेंटेज क्या है। अब देखो बोला ईसाइयों का परसेंटेज क्या है, तो ये है 4.30%, 4.30%। जैसे अल्पसंख्यकों का कितना है, तो लगभग 19%, ठीक है। तो ये इतनी संख्या इनकी है ईसाइयों की। अब है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। प्रवाल यानी कोरल रीफ का उदाहरण कौन सा है, ठीक, मयूर द्वीप, लक्षद्वीप, माजुली द्वीप, श्रीरंगम। तो ये है आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, कहां पे है, अरब सागर में, वो कैसा एग्जाम्पल है, प्रवाल द्वीप का उदाहरण है, ठीक है। बाकी ये माजुली जो द्वीप है, ये क्या है, असम में, ठीक, क्या है, नदी द्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और श्रीरंगम ये आपका तमिलनाडु में कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। ये द्वीप कहाँ पे है, कावेरी नदी पे, ठीक है। बाकी श्रीरंगपट्टनम वो आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। और श्रीरंगम जो है ये कहाँ हो जाएगा, तो ये तमिलनाडु में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपने देखा कि टोटल 20 क्वेश्चन आपने देखा कि PYQ ये आपसे पूछे गए थे किसी शिफ्ट में, UPSI के एग्जाम में। तो मुझे लग रहा है कि ये आपका GS का लेवल ऐसे ही रहने वाला है, इससे ब्रॉड एरिया इसका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नहीं, और अच्छे क्वेश्चन प्रश्नों के साथ जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा, उत्साहित करेगा पढ़ने के लिए, UPSI के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।